Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alright, so in today's video we'll be solving paper 1 of physics, second variant. It's a May-June paper of 2020. ठीक है जी. तो let's start with the questions. कहता है which of the following quantity या which quantity is a vector quantity. देखें हमें पता है acceleration is a vector quantity, मगर certainty के लिए बाकी को eliminate कर देते हैं. तो distance is not a vector quantity, displacement is, स्पीड भी नहीं है, वेलोसिटी है, टाइम भी ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है. तो ए इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. सेकंड पार्ट कहता है द डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर ऑफ अ 3 न्यूटन फोर्स एंड अ 4 न्यूटन फोर्स दैट एक्ट ऑन अ पॉइंट पी एट अ पॉइंट पी. सॉरी. तो कहता है द एंगल बिटवीन 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 90. अब समझिएगा ये एंगल जो है ये 0 से लेके 90 तक कुछ भी हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0 है तो ये दोनों फोर्सेस ऑब्वियसली पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी. एक फोर्स 3 न्यूटन की हो जाएगी, एक फोर्स 4 न्यूटन की हो जाएगी, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 7 न्यूटन की. सिमिलरली अगर ये 90 हो जाती है तो 90 पे ये रेक्टेंगल बन जाएगा. और अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करूँ, ये 3 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी, ये 4 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी. और अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच विल बिकम 5. तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन की फोर्स. ठीक है. तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बिटवीन 5 न्यूटन टू 7 न्यूटन. तो 5 भी आंसर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट 4 कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है. फिर बोलता है व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. ये तो फैक्ट है कि वी मेजर लेंथ बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. फिर आगे कहता है स्टॉप वॉचेज आर यूज टू टाइम द रनर्स इन अ रेस. द स्टॉप वॉचेज शो द टाइम्स of recorded for the winner and another runner. What is the difference in time between the winner and another runner? So this is easy. What you need to do, you just need to subtract it. Okay, तो ये हो जाएगा 0384 and 57 second and 76th of 100th of a second. ठीक है. तो when you subtract it, it will become 7. 14 minus 6 will become 8. सॉरी. अच्छा, ये हो जाएगा 7 - 7 0. अच्छा, अब मिनट में जब यहाँ कैरी करेंगे तो ये 6 होगा. दिस विल बिकम 5. यू विल कैरी 1 अगेन हेयर, तो 7 6 एंड दिस विल बिकम 0. तो 6.08 सेकेंड विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. फिफ्थ पार्ट सेज 2 cameras are known distance apart. The exact time that a vehicle passes each of the camera is recorded. What can be obtained from this information? तो फिक्स डिस्टेंस अपार्ट हैं तो वी नो द डिस्टेंस और वो टाइम देख रहे हैं. तो डिस्टेंस एंड टाइम कैलकुलेट्स व्हाट? डिस्टेंस एंड टाइम कैलकुलेट्स द स्पीड. तो ये एवरेज स्पीड बताएगा. ऑब्वियसली मैक्सिमम स्पीड ये नहीं बता सकता. मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का सहारा लेना पड़ेगा. दैट इज़ अनदर थिंग. अच्छा, फिर बोलता है अ कार ऑफ वेट 11,000 न्यूटन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में. और बैलेंस फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में मतलब जितनी इंजन फोर्स लगा रहा होगा उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी. अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन एक्ट्स ऑन द कार. ईजी हो गया. अगर 5,000 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ओपोजिंग फोर्स कितनी होगी? ओपोजिंग फोर्स हैज़ टू बी 5,000, क्योंकि 5,000 के अलावा कुछ भी होगी, 5,000 के अलावा कुछ भी होगी तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी और उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन फिर हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कहता है अ मैन विद एन ओपन पैराशूट फॉल्स टू अर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड. फिर वही बात, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है. ठीक है. द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. पी द अपवर्ड फोर्स ऑफ द पैराशूट ऑन द मैन. बिल्कुल ऐसा ही लग रही होगी, अपवर्ड फोर्स लग रही होगी. द अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ. नहीं, ये फोर्स नहीं लग रही. द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द पैराशूट. द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द पैराशूट. यस, ये लग रही है. तो इसके जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होंगे वो होंगे पी एंड एस. तो वो आंसर सी विल बी राइट, क्योंकि मैन पे ही बेसिक फोर्स लग रही है पैराशूट की, जो कि अर्थ की, और मैन उस फोर्स की वजह से पैराशूट को डाउनवर्ड्स खींच रहा है. तो डायरेक्ट पैराशूट पे ऐसा कोई फोर्स अर्थ की तरफ से लग रही होगी, मगर वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी. ठीक है. फिर बोलता है द डायग्राम शोज अ मोटरसाइकिलिस्ट लीनिंग
over in order to turn the corner to the left. Which force causes him to turn? अब एक चीज़ समझिएगा, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो सिर्फ फोर्स उस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है जो कि उसको सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रही है. इसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं. मगर ये बात याद रखिएगा, जब भी ऐसे कर्वेचर वाले सवाल हैं तो इसका आंसर हमेशा वही होता है जो कि इसको सेंटर की तरफ लेके जाए, क्योंकि वो लेफ़्ट की तरफ टर्न कर रहा है तो ए आंसर हो जाएगा. लेट से अगर वो राइट की तरफ टर्न कर रहा होता तो मोस्ट प्रोबेबली सी आंसर इसका एक्सेप्टेबल होता. ठीक है. फिर बोलता है एन ऑब्जेक्ट वेज 40 न्यूटन ऑन अर्थ. अगर 40 न्यूटन उसका वेट है अर्थ पे तो अच्छा, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन, तो मास कितना हो जाएगा? वेट इज mg, मास विल बिकम 40/10 विच विल बिकम 4. तो मास इसका हो गया 4 किलोग्राम्स. ठीक है जी. फिर बोलता है द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ प्लैनेट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 4 न्यूटन्स पर किलोग्राम. तो उधर उसका वेट कितना हो जाएगा? उधर उसका वेट हो जाएगा mg अगेन, तो विल बिकम 4 × 4 विच विल बी 16 न्यूटन्स. ठीक है. तो अब देख लें आंसर कौन सा सही है. मास वोंट चेंज, मास तो कभी भी चेंज होता, वेट ही चेंज होगा, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी बी. ठीक है. फिर आगे बोलता है द डायग्राम शोज द इक्विपमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर या किसी भी चीज़ की मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. तो निकाल देते हैं. तो विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? मास ऑफ बीकर एंड लिक्विड माइनस मास ऑफ बीकर. ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्ट लिक्विड का मास कैलकुलेट नहीं कर सकता यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल बैलेंस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या स्प्रिंग बैलेंस, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बीकर में डालना पड़ेगा. तो व्हाट आई नीड टू डू, अगर एग्जैक्ट मास मुझे लिक्विड का चाहिए तो मैं मास ऑफ बीकर और लिक्विड लूँगा एक, और फिर एक मास ऑफ बीकर खाली लूँगा ताकि माइनस कर दूँ तो प्योर मास ऑफ लिक्विड आ जाए. तो ये मास ऑफ लिक्विड अपन वॉल्यूम है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर इसका सही होगा. बाकी आंसर रीड कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उससे आंसर सही नहीं आता. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मास ऑफ बीकर एंड लिक्विड माइनस मास ऑफ लिक्विड, ये अगर करता हूँ तो मास ऑफ बीकर आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये तो वैसे ही गलत है, वॉल्यूम ऊपर कभी भी नहीं आता. ठीक है. फिर बोलता है विच सिंगल आइटम कैन बी यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ प्लेन लैमिना ऑफ इरेगुलर शेप. इरेगुलर शेप का निकालने के लिए आपको याद होगा कि हम क्या करते थे. फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट सेलेक्ट करते थे, या 3 या 4 पॉइंट्स कोई से भी सिलेक्ट करते थे, उस पर हम इसको वर्टिकली हैंग कराते थे. ठीक है. तो बैलेंस की ज़रूरत नहीं है हमें, मेजरिंग टेप की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेंथ हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. माइक्रोमीटर नहीं, वर्टिकल पे नहीं है, क्योंकि जब हम पेन से इसको सस्पेंड करेंगे और उसके बाद उसको लाइंस ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर भी वो मीट करेंगे दैट विल बिकम द आंसर. फिर कहता है अ स्टूडेंट मेक्स अ मॉडल टॉय विच बैलेंसेस ऑन द एंड ऑफ अ मेटल रॉड. ठीक है जी. फिर बोलता है व्हाई आर द वेट नीडेड? They increase the pressure on the rod. Nah. They increases the weight of the model. Yes, but that doesn't make any sense in this question. They lower the center of mass below the top of the rod. They raises the center of mass. देखें एक चीज़ याद रखिए, जितनी स्टेबिलिटी चाहिए उतना सेंटर ऑफ मास लो होना चाहिए. तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा सी, कि दे लोअर द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जितना लो होगा उतना वो स्टेबल रहेगा. ठीक है. और जितना लोअर सेंटर ऑफ मास हाई होगा उतना वो अनस्टेबल हो जाएगा. अच्छा जी. इसके बाद कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट डेप्थ इन लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी. इन विच लिक्विड एंड व्हाट डेप्थ प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटेस्ट. अब देखिए लिक्विड का प्रेशर डिपेंड्स ऑन 3 थिंग. डेंसिटी, कभी भी इस तरीके के सवाल हैं, आप फार्मूला देखें. प्रेशर ऑफ लिक्विड इज रो जी एच. रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एच एस आई. तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड द लास्ट वन इज हाइट या डेप्थ, जिसको आप बोल सकते हैं. हाइट या डेप्थ आर वन एंड सेम थिंग. ठीक है ना, प्रोस्पेक्ट का फ़र्क है खाली. तो अगर मुझे प्रेशर मैक्सिमम चाहिए तो मुझे डेप्थ भी मैक्सिमम चाहिए और डेंसिटी भी मैक्सिमम चाहिए. तो डेंसिटी इन दोनों की ज़्यादा है तो इन दोनों में से सी डी में से कोई आंसर आएगा. डेप्थ इसकी ज़्यादा है तो डी विल बी द राइट आंसर. इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट ना भी करें तब भी पता चलता है. नहीं तो रो जी एच हमें पता है 10 है, 10 रख के सबकी प्रेशर निकाल लें तो भी आपको आइडिया उसका हो जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड, अ स्मॉल वेसल ऑफ वॉल्यूम 3 cm³ कंटेन्स एयर एट अ प्रेशर ऑफ 100 K.
पास्कल, ठीक है जी। 100 किलो पास्कल पे प्रेशर है। स्मॉल वेसल इज कनेक्टेड टू अ सिरिंज, द पिस्टन इज फुली इंसर्टेड इनटू द सिरिंज, द पिस्टन इज मूव्ड स्लोली टू द राइट सो दैट द एयर इन द सिरिंज हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। द टेम्परेचर ऑफ द एयर डज नॉट चेंज। अब ये हिंट दी हुई है कि उसने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज़ किया क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सिरिंज। एक चीज़ समझिएगा कि हमें फार्मूला है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सही है। तो इनिशियल प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल्स, ठीक है। वॉल्यूम इज़ 3, सेकेंड प्रेशर हमने निकालना है। और अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है कि जब मैं इस पिस्टन को मूव कराऊंगा तो ये जो एयर यहाँ पर है वो एयर इसमें आएगी, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस वाले में से एयर सारी निकल जाएगी। तो जो न्यू प्रेशर, जो न्यू वॉल्यूम होगा वो होगा 3 + 12 विच विल बिकम 15। नाउ यू सिंप्लीफाइड इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। ये हो जाएगा 300K/15 विच विल बिकम P2। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर अल्लाह आपका भला करे हो जाएगा लेट मी सॉल्व इट। 300 डिवाइडेड बाय 15 विच विल बी 20 किलो पास्कल, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 20 किलो पास्कल्स, ठीक है जी। Moving forward, question 16 says a rocket of mass m when empty carries a mass m of fuel. फिर कहता है the rocket and the fuel travels at a speed of v. Now see, the initial mass of rocket was m and the initial speed is v, ठीक है। फिर बोलते हैं the engine of the rocket is fired and all of the fuel is expelled. The speed of the rocket increases to 2v. Now the mass of rocket will remain same, obviously mass won't change, but the speed will become twice. Alright, तो पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट विल बी 1/2 mv², ठीक है। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट विल बी 1/2 m2v²। अच्छा, जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो देखें क्या हो जाएगी, 1/2 m 4 times v²। अगर चाहूँ तो ये 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, इट विल बिकम 1/2 mv²। दिस वॉज बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आंसर देख लेते हैं, डबल्स एट हाफ, it increases by a factor of 4, obviously it increases by the factor of 4. Moving forward, it says a car of mass 1000 kilograms is driven 200 meter up inclined so that it rises 550 meter vertically. The acceleration of the free fall g is 10 meter per second square. What is the gain in gravitational potential energy? Now see, जब भी ऐसे सवाल हों या किसी भी जब भी फिज़िक्स से सवाल हों तो उसमें आपने फार्मूला देखना होता है mgh। यू नीड मास, यू नीड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देन यू नीड हाइट, ऑब्वियसली वर्टिकल हाइट, सही ना। तो दिस डिस्टेंस हैज़ नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। व्हाट यूल डू, यूल जस्ट मल्टीप्लाई देम, दैट्स इट। तो इट विल बिकम 1000 times 50 which was vertical height times 10. So the required answer will become 51 times 5, 1 2 3 4 5 5 zeros, 1 2 3 4 5. So C will be your required answer. Okay, then it says in which situation is energy being released by the fusion. Now एक चीज़ याद रखिएगा, fission reaction is reaction in which एक बड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूट के छोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, और फ्यूजन में छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं, ठीक है ना, जो कि यूजुअली सन पे होता है। ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्रॉम हीलियम टू फॉर्म हीलियम, सॉरी, in the decay of C14 to date an object and radioactive isotope emitting alpha particle in the center of Earth, in the center of Moon. So the most probable answer will be in the center of Sun, sorry, my bad, ठीक है। फिर आगे कहता है the main stages in the operation of a coal-fired power station are listed. They are not in the correct order, ठीक है जी।
द फ्लो चार्ट शोज द फर्स्ट टू स्टेजेस विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग स्टेजेस। देखें, सबसे पहले कोल ऑपरेटेड पावर प्लांट में क्या होगा, आप कोल को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करने से आप वाटर को हीट करेंगे, वाटर हीट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम मूव करेगा, टरबाइन मूव करेगा, टरबाइन से जनरेटर मूव होंगे, जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी और उससे करंट बनेगा और फिर वो पावर जनरेशन इस तरीके से उसकी शुरू होगी। तो हम प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से उसने बना के दिया हुआ है हमें। वो कहता था टरबाइन टर्न्स द जनरेटर, ये भी प्रोसेस है। वाटर इन द बॉयलर बिकम्स हॉट, जो उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेकंड पार्ट यही है। स्टीम टर्न्स टरबाइन, बर्निंग कोल प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी, ऑब्वियसली पहला पार्ट बर्निंग कोल प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी, उसकी वजह से वाटर गर्म होगा, फिर उसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगा पहले, फिर स्टीम की प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, स्टीम क्या करेगा, टरबाइन को टर्न करेगा विच इज़ थर्ड, फिर टरबाइन क्या करेगी, टरबाइन जनरेटर को मूव कराएगी, एंड लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5। तो 6315 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अच्छा, फिर कहता है इन विच सिचुएशन देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अ कार बैटरी टर्निंग द स्टार्टर मोटर, ऑब्वियसली अगर कार बैटरी किसी भी मोटर को स्टार्ट करेगी तो इट रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी देखें, जहाँ पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र का, नो एनर्जी ट्रांसफ़र का जिक्र करें, इसका मतलब वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फ्यूल। आप ऑप्शंस में देख लें कि किस में फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जहाँ फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मतलब वी आर नॉट गिविंग इट एनी एनर्जी और खुद ही चला। कार मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल रूट, भले वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चले, यस it will be under influence of balance forces, मगर it will require certain amount of fuel in order to cancel the resistive forces. A solar panel warming water, obviously solar panel energy consume कर रहा है, उसी वजह से water को warm कर रहा है। लास्ट ऑप्शन बचता है स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटिंग अर्थ एट अ कांस्टेंट हाइट, बिल्कुल इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए कि हाँ अगर उसकी हाइट को ऑल्टर करना है या उसको फर्दर मूव कराना है तो वी नीड टू प्रोवाइड अ फ्यूल, नहीं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और बाकी प्लानिटरी ऑब्जेक्ट की वजह से अपनी जो डिस्टेंस है अर्थ के साथ या हाइट जो है अर्थ के साथ वो मेंटेन रखेगा और कंटिन्यूसली उधर ही मूव करता रहेगा, तो इट वोंट बी रिक्वायरिंग एनी फ्यूल। और ऑब्वियसली देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्सेस, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई रेजिस्टिव फोर्सेस भी सच नहीं है करेंगी। अच्छा, फिर कहता है अ 200 वाट बैटरी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार इज चार्ज विद अ करंट ऑफ 33 एम्पेयर फॉर 4 आवर्स, द एफिशिएंसी ऑफ अ चार्जिंग प्रोसेस इज़ 90%। ठीक है, तो वोल्टेज हमें दिया हुआ है 200 वाट्स, ठीक है, करंट हमें दिया हुआ है 33 एम्पेयर्स, 4 आवर्स उसकी चार्जिंग टाइम है। आगे कहता है द एफिशिएंसी ऑफ अ चार्जिंग प्रोसेस इज़ 90%। अगर 90% है तो मतलब यूजेबल एनर्जी 90% होगी, तो जो भी हम आंसर निकालेंगे एनर्जी का उसको 90% कर लेंगे एंड या पावर का। उसके बाद देखते हैं सवाल क्या कहता है, हाउ मच यूजेबल एनर्जी। हाँ, वही बात है कि यूजेबल एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हुई बैटरी को, तो एनर्जी बराबर होती है VIT के। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, टाइम को हमेशा हम सेकंड्स में लेंगे तो विल मल्टीप्लाइड विद 3600, तो इट विल बिकम E will become 200 times 33 times 4 into 3600, ठीक है जी। तो it will become something like 200 times 33 times 4 into 3600, तो इसका आंसर हो जाएगा 950400 एंड देन विल टेक 90% of it, तो will multiply it with 90 and divide by 100, तो it will become 8553600, ठीक है। अच्छा, हमें आंसर वो देता है मिलियन में, तो मिलियन इज बेसिकली 10 पावर 6, तो उसको मैं पहले 10 पावर 6 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 85.5 इंटू 10⁻⁶ और मिलियन, तो ये तकरीबन हो जाएगा 86 मिलियन। तो बी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द पावर आउटपुट ऑफ अ स्मॉल स्टीम इंजन अ नोन लोड इज लिफ्टेड बाय द इंजन, विच 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसने पावर निकाली है, पावर बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम के, ठीक है, और लोड को लिफ्ट करना है, ठीक है जी।
तो अगर मैं चाहूँ तो इसको यूँ भी लिख सकता हूँ mgh/t, ठीक है, क्योंकि लोड लिफ्ट कर रहा है तो वर्टिकली लिफ्ट कर रहा होगा ऑब्वियसली। फिर कहता है विच 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, अ मेजरिंग सिलेंडर एंड अ थर्मोमीटर, अ मेजरिंग सिलेंडर एंड अ मीटर रूल। यस वी रिक्वायर मीटर रूल। थर्मोमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मेजरिंग सिलेंडर की भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी नहीं है, तो मगर हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए। हाँ यस मीटर रूल, मीटर रूल से हम हाइट नाप लेंगे और स्टॉप वॉच से हम टाइम देख लेंगे, क्योंकि हमें टाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। तो प्रोबेबली इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। फिर कहता है 4 मेटल कंटेनर्स विद एन आइडेंटिकल डायमेंशन आर फिल्ड विद वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑल द फेसेस एक्सेप्ट वन ऑफ ईच कंटेनर आर कवर्ड इन अ वेरी गुड इंसुलेटर, ठीक है जी। इंसुलेटर में रखा हुआ मतलब हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी है वो कंजर्व रहे, बाहर ना जाए, ठीक है, या बाहर से कोई एनर्जी अंदर ना आए। द वन एक्सपोज फेस ऑन द कंटेनर इज पेंटेड ईदर ब्लैक और वाइट। ये बात याद रखिएगा, ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एंड एमिटर। आइदर वे ब्लैक दोनों तरफ काम करता है, वो एमिट भी बहुत ज़्यादा जल्दी करता है और एब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा जल्दी करता है। तो इन विच कंटेनर डज अ वाटर कूल फास्टेस्ट, ऑब्वियसली ब्लैक वाले में, ठीक है। तो अ लार्ज फेस पेंटेड ब्लैक, वाइट वाला नहीं होगा, ये तो बैड, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा ऑब्वियसली। स्मॉल फेस अगर आप करेंगे तो एनर्जी कम जाएगी, लास्ट जितना बड़ा सरफेस एरिया का उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेगी। ये कॉमन एग्जांपल है, कॉमन प्रैक्टिस है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब अक्सर घर में बड़े बूढ़े जब वो सॉसर में या जो जिसको आप सॉसर में जब आप चाय डाल के पीते हैं तो वो जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया उस प्लेट का बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कप, ठीक है ना। कप का क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो हीट एनर्जी कम वो रेडिएट करता है या एनर्जी वो कम लूज़ कर रहा होता है, तो इसीलिए जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी या इस तरह से। अच्छा, इसके बाद कहता है थर्मल एनर्जी इज़ यूज टू टर्न वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। ऑब्वियसली फोर्सेस डिक्रीज होंगी, क्योंकि जब देखें यहाँ पर बेसिकली चेंज इन स्टेट की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो फोर्सेस जब डिक्रीज होंगी तभी जो है आपकी चेंज इन स्टेट पॉसिबल होगी। द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल यस इट विल इंक्रीज, बिकॉज अभी स्टेट चेंज होगी और आप थर्मल एनर्जी उसको दे रहे हैं, स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, जिस तरीके से यहाँ पर लिक्विड से गैस बन रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। यूजुअली बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि स्पीड क्यों नहीं बढ़ेगी। देखिए बात समझिएगा, हमने पहले भी बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात आपने पढ़ी होगी थर्मल एनर्जी में कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। मगर यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली मास चेंज नहीं हो रहा, जो भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वो ड्यू टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पार्टिकल्स चेंज होती है। तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा 1 और 3, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोलता है द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर इन 3 मिनट्स इज यूज टू मेल्ट वैक्स, ठीक है जी, वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं हम। द सॉलिड वैक्स इज इनिशियली एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट पे मतलब नाउ टेम्परेचर वोंट चेंज। द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वैक्स इज 220 जूल्स। द हीटर सप्लाइज 7700 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी टू सम ऑफ द वैक्स। हाउ मच वैक्स मेल्ट, ठीक है जी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट दी हुई है तो फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का ML, वेयर L बीइंग स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो हमने एनर्जी दी है, थर्मल एनर्जी दी है 7700, मास हमने निकालना है, ये है 220, तो यू डिवाइडेड एंड यू गेट द वैल्यूज, इट विल बिकम 7700 डिवाइडेड बाय 220 which will become 35 grams. So D will be the required answer. अच्छा, इसके बाद सवाल कहता है what happens when temperature increases? A gas at constant pressure increases. A metal what always happens, ठीक है ना। यहाँ पर एक important बात लिखिए कि what always happens when the
temperature increases. The gas at constant pressure expands, matter lot become longer but its volume. ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी एक डायमेंशन चेंज हो रही है और वॉल्यूम चेंज ना हो, तो वॉल्यूम लाजमी चेंज होगी. लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट देन एक्सपेंड्स, डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा जगहों पे ऐसा नहीं होता, यूजली एक्सपेंशन ही हो रही होती है. द होल इन द सेंटर ऑफ द मेटालिक डिस्क बिकम स्मॉलर. वाई वुड इट बिकम स्मॉलर? वो ज़ाहिर सी बात है, हीट देंगे तो एक्सपेंड होगा. तो इसका ऑप्शन ए ही सही है कि अगर टेम्परेचर में अगर मैं चेंजेस नहीं लेकर आ रहा तो सॉरी हाँ, प्रेशर में अगर मैं चेंजेस नहीं लेकर आता तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. फिर कहता है विच रो एक्सप्लेन वाई लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. तो द फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज ऑब्वियसली लार्ज एंड दे आर फ्री टू मूव विद इन अ लिक्विड रीजन. ये तो बेसिक चीज़ें, ये फैक्ट है, ये बात तो आपको पता होनी है, क्योंकि स्मॉल अगर फोर्स स्मॉल होगी तो वॉलेटाइल लिक्विड होगा, बहुत ज़्यादा जो है कम जगहों पे ऐसा होता है. यूजुअली लिक्विड के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर, तभी इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई भी होते हैं. ठीक है. फिर बोलते हैं द एयर इज सील्ड इन अ सील्ड कैन इज हीटेड, which statement explain the increase in pressure inside the can. The molecules collide with the wall of the can more frequently when the air is heated. The mass of the molecule is greater when the mass पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हीटिंग से, तो बी पॉइंट गलत है. There are more molecules per unit volume. more molecules क्योंकि कैन मेरे ख्याल से सील्ड है, तो उसमें से फर्दर मॉलिक्यूल्स का बढ़ना या कम होना मुमकिन नहीं है. The separation of the molecule becomes greater when the एयर इज़ हीटेड. एयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है फार अपार्ट है, तो उसके सेपरेशन डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो इसका ऑप्शन ए ही सही है. और दूसरा भी एक और बात है कि गैस प्रेशर जब भी हम डिफाइन करते हैं, गैस प्रेशर हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर साइमल्टेनियसली. तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बन जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड इट सेज द डायग्राम शोज how the height above the ground of a rope transmitting a wave varies with the distance from the source of vibration at one instant in time. What is the amplitude of wave? Amplitude हमें पता है कि मीन पोजीशन से लेके पीक तक, या मीन पोजीशन से लेके उसके डेप्थ तक, जो मैक्सिमम डेप्थ है जिसको आप क्रेस्ट और ट्रफ भी बोलते हैं, उस तक जितना डिस्टेंस होता है. तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. देखें कितना डिस्टेंस आता है. ये लेंथ दी हुई है 60 70 72 74 और ये लेंथ दी हुई है 40. तो व्हाट विल डू 74 माइनस 40, दिस विल बिकम 34 सेंटीमीटर. तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी हो जाएगा. ठीक है. तो अच्छा, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं. आगे सवाल क्या कहता है हमें? आगे सवाल कहता है कि a vibrator produces 12 wavelengths on the surface of water in 10 seconds. The spacing between the first crest and the third crest is 60 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. तो पहली और तीसरी क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 60 है. और वो 12 वेवलेंथ बना रहा है. वेवलेंथ और हमें निकालनी क्या है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? स्पीड ऑफ वेव डिपेंड करती है लैम्डा एफ पे. तो या लैम्डा एफ कह लें, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड करती है लैम्डा अपॉन. ठीक है. तो उसने 12 वेवलेंथ्स प्रोड्यूस की हैं. एक वेवलेंथ, अच्छा, द स्पेसिंग बिटवीन द फर्स्ट क्रेस्ट एंड द थर्ड क्रेस्ट. तो फर्स्ट क्रेस्ट, ये सेकंड क्रेस्ट और ये थर्ड क्रेस्ट, इनके दरमियान हमें कितनी वेव्स बनी? इनके दरमियान हमारी 3 वेव्स बनी पूरी. और वेवलेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी? एक वेवलेंथ आएगी. तो इसके दरमियान टोटल डिस्टेंस वो दे रहा है 60. तो एक के दरमियान डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर. तो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर. और क्योंकि 12 ऐसी वेवलेंथ्स बनी हैं 10 सेकंड में, तो विल मल्टीप्लाइड विद 12 एंड देन वी डिवाइडेड विद 10. तो द आंसर विल बिकम 36 सेंटीमीटर्स पर सेकंड. तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. फिर इसके बाद आगे कहता है द डायग्राम शो द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स W and X. द मीडियम हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. ठीक है जी. अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है मतलब लाइट अब रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी. सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ द लाइट पासिस अलोंग द सरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स. द एंगल y इज ग्रेटर देन एंगल z. ठीक है जी. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई हुई है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई हुई है ये एंगल भी y होगा, क्योंकि
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। कहता है W हैज़ अ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन X। अच्छा जी, W का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है X से, एंड Y इज़ इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी, Y क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा हुआ है। क्रिटिकल एंगल हम कैसे कहते हैं? क्रिटिकल एंगल हम कहते हैं कि वो एंगल जब लाइट इंसिडेंट कर रही हो किसी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम पे, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे लाइट क्या हो जाए, 90 डिग्री पे आ जाए, सही ना? ऐसे एंगल को आप क्या बोलते हो? क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल तो है, मगर W हैज़ अ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये गलत बात है क्योंकि ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स X का है, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है? W हैज़ अ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिर बात गलत हो गई क्योंकि लाइट जब यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है तब रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये एंगल बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। इसका मतलब जो X है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है। फिर क्या कहता है? X is a greater refractive index than W and Y is equal to critical angle. Yes, C is the correct option. ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है the light enters a glass block at an angle of incidence I and it produces an angle of refraction R in the glass. ठीक है। फिर वही I बड़ा है R छोटा है तो B वही सेटअप होगा। बोलता है several different values of I and R measured. The graph is drawn of sin I against sin R. Which graph is correct? एक बात समझिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है, या ग्लास में जाके लाइट जो बेंड होगी, जो रिफ्रैक्ट होगी, वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, तो वो एंगल हमेशा छोटा आएगा। ठीक है। और ये हमें पता है कि साइन की वैल्यू जब 0 पे होती है तो 0 होती है और साइन 91 होता है, तो जितना बड़ा एंगल होता जाएगा उतनी बड़ी वैल्यू बनती जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखें y पे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा है, साइन एंगल ऑफ r जो है वो x एक्सिस पे रखा है, तो जो कर्व बनेगा वो स्टीपर कर्व बनेगा क्योंकि वो y एक्सिस के करीब बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल बड़ा, ये एंगल छोटा है। इन केस अगर मैं इसको यूँ प्लॉट करता और ये स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि एक फिक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता तो इसका ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अगर ये लेट से साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस में यहाँ रखता, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ रखता, तो ये कर्व फिर x की तरफ टिल्टेड होता, ठीक है, या x की तरफ ये बेंट हुआ होता, तो ये एंगल छोटा बन रहा होता। क्यों? क्योंकि अभी इंसिडेंस बड़ा है तो x के चेंजेस ज़्यादा आएंगे, y में चेंजेस कम आएंगे। मगर इस दिस कंडीशन में y एक्सिस में ज़्यादा चेंजेस आ रहे होंगे, x एक्सिस में चेंजेस कम होंगे, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर ए ही होगा। बाकी ये हो नहीं सकता, नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी नहीं हो सकता, ये फिर वही आई के करीब है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर बोलता है अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इज बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो पहले बात खत्म हो गई कि ये ए और सी ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि इसमें हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया हुआ है। विच रे डायग्राम शो द रे पासिंग थ्रू द कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा सॉरी, अ कन्वर्जिंग लेंस इज़ यूज टू प्रोड्यूस वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। हमें याद है मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए, प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ जाए। यहाँ पर तो ऑब्वियसली क्योंकि अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के लेंस के अदर साइड पे इमेज बन रहा है, तो ये रियल इमेज है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। फिर बोलता है अ मेटल लाइटनिंग कंडक्टर is placed on the top of a tall building. The conductor is connected to earth. When the charge cloud passes over a building, the metal lightning conductor becomes positively charged. ठीक है जी। What happens to the lightning conductor produces positive charge at its top. ठीक है। Electron moves downward and proton moves upward. Only electron moves in the conductor, only proton in the air. देखें एक बात समझिएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी मूवमेंट नामुमकिन है इलेक्ट्रॉन के बेसिक एटम के अंदर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया, और अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो प्रोटॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रोटॉन अटैच कर ही नहीं सकते। ओनली देयर इज़ वन ऑप्शन विच इज़ बी के ऑप्शन क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन्स ही खाली मूव करते हैं और कोई चीज़ मूव नहीं करती। फिर बोलता है टू इंसुलेटेड एंड अनचार्ज मेटल स्फीयर्स एक्स एंड वाई आर टचिंग, अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज हेल्ड नियर एक्स एंड देन द स्फीयर्स आर मूव्ड अपार्ट। एक्स हैज़ नाउ अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अगर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो जो रिपेल्ड चार्जेस हैं वो सारे
वाई में आ जाएंगे। तो और दोनों का चार्ज का साइज़ सेम होगा, ठीक है, इसके चार्ज के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सही है, 35 का आंसर होगा डी। अच्छा 36 कहता है स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन शोन। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिएगा बात कि अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्टेड है तो मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तभी तो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जो हमारे पास बेसिक करंट की डायरेक्शन है या बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बनती है। हमारे जब भी चार्ज हम फ्लो कराते हैं कन्वेक्शनल में तो उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव जाते हैं, तो ये ऑलवेज टूवर्ड्स लेफ्ट ही इसका ऑप्शन होगा। सही है ना, तो इट विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। फिर बोलता है अ मेटल वायर ऑफ लेंथ एल एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज़ अ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर है उसकी। फिर उसके बाद एक और वायर बोलता है सेकंड वायर इज़ मेड फ्रॉम सेम मेटल, सेम ही मेटल से वायर बनाया, इट हैज़ लेंथ ऑफ 2L। अब देखें अगर मैं लेंथ 2L बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगी उसकी, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन लेंथ एंड अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 4 टाइम्स। अगर मैं 4 टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया करता हूँ तो रेजिस्टेंस उसकी 1/4 कम हो जाएगी। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगी वो सिंप्लीफाई करूँगा तो उसकी रेजिस्टेंस R/2 रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा थिक वायर होगा, जितना ज़्यादा थिक वायर होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, जितना ज़्यादा थिन वायर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसको याद करने का एक आसान तरीका है कि जब भी घर में कोई हैवी मशीनरी लगाते हैं या कोई हैवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल AC, तो उसके लिए घर वाले या जो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं वो रेकमेंड करता है कि काफ़ी थिक वायर लगाओ या हैवी तार लगाओ ताकि कंडक्शन अच्छी हो, रेजिस्टेंस कम हो। अच्छा कहता है द डायग्राम शोज अ सर्किट, व्हाट इफेक्ट ऑन क्लोजिंग द रीडिंग ऑफ द एमीटर। अच्छा इसके लिए मेरे पास एक एनिमेशन है, लेट मी शो यू। ये देखें, ये इस तरीके से उसने एक सर्किट बना के दिया हुआ है। देखें जब तक मैं ये एक सेकेंड कैसे, हाँ सही है, तो जब तक ये स्विच ओपन है तो करंट दोनों में मैंने रेजिस्टेंस दोनों तरफ बराबर बराबर रेजिस्टेंस लगाई, यहाँ पर भी 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तब तक जब तक ये स्विच ऑन है तो जो करंट है वो बराबर करंट दिखा रहा है। मगर जैसे ही मैं ये स्विच ऑफ करता हूँ, देखें क्या होगा, ये स्विच ऑफ किया तो नीचे वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, ऊपर वाले सर्किट में ही सिर्फ करंट अब फ्लो करेगा। तो ऑब्वियसली इस वाले ऊपर वाले एमीटर में करंट बढ़ जाएगा, नीचे वाले एमीटर में करंट कम होगा। तो इसमें इंक्रीज़ होगा, इसमें करंट इंक्रीज़ होगा और इसमें करंट डिक्रीज़ होगा। तो ए में इंक्रीज़ होगा और एक्स में सॉरी इंक्रीज़ होगा और वाई में डिक्रीज़ होगा। तो इसका ऑप्शन 38 का सी होगा। फिर बोलता है रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज पिवटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, विच एक्शन डज नॉट ऑन इट्स ओन इंक्रीजेज द साइज ऑफ टर्निंग इफेक्ट exerted on the coil। करंट बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगी, इधर से जितना ज़्यादा हैवी करंट होगा उतनी ज़्यादा जो उस पर अपथ्रस्ट लगेगा। डीसी मोटर्स बेसिकली बनाई हुई, तो उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट उसमें बढ़ेगा, या जो उस पर EMF जो लग रही होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो लग रही होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग द करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल, वो भी एक ही बात है। फिर आगे बोलता है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ तो उससे उसकी फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होएगी मगर उसकी फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न से भी फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोला डज नॉट, तो ये रिवर्सिंग द डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा मगर साइज ऑफ टर्निंग इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है द डायग्राम शोज अ कॉइल कनेक्टेड टू अ वेरी सेंसिटिव एमीटर। सेंसिटिव एमीटर मतलब छोटा करंट भी वो नोटिस कर लेगा या छोटा करंट भी वो रीड कर लेगा। अ मैग्नेट इज नेक्स्ट टू द कॉइल, सही है जी। विच एक्शन रिजल्ट इन अ जीरो रीडिंग ऑन एन एमीटर। जीरो रीडिंग कब आएगी, जब हमें ये पता है कि किसी भी मैग्नेट में, किसी भी मैग्नेट को जब मैं किसी सोलोनाइट से या किसी कॉइल से गुजारता हूँ, कंडक्टिंग कॉइल से, तो जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कट हो रही है, जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर कट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी तो करंट ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा,
तो अभी ज़ीरो है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कट नहीं हो रही. मूविंग द कॉयल एंड मैग्नेट इन द सेम स्पीड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन यू मूव विद देम इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली वो कट करेंगे. मूविंग द कॉयल एंड द मैग्नेट इन द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली अब सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर ये मूव करना शुरू करते हैं दोनों, ये भी इधर मूव करना शुरू करता है ये भी, और दोनों सेम डायरेक्शन से मूव करना शुरू करते हैं, तो कोई कटिंग इसमें मैग्नेट की नहीं होगी. मूविंग द कॉयल अवे फ्रॉम द स्टेशनरी मैग्नेट, मूविंग द मैग्नेट टूवर्ड्स, ये दोनों तरफ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कट होगी. सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बचता है विच इज़ बी. तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस पेपर. In case you want me to solve any other paper, do let me know in comments. Till then, wama alayna illa al-balagul mubin.